नमस्कार साथियों। इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं, भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मिशन चंद्रयान-3, उसके तहत हमारा रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की जमीन पर चल रहा है। निश्चित तौर पर एक गर्व का मौका है, निश्चित तौर पर खुशी का मौका है और हम पूरे देश में इस उत्साह को महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम आप यानी कि वे लोग, वे विद्यार्थी जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, उनके लिए स्वाभाविक तौर पर चंद्रयान-3 एक चुनौती भी है। आप सब लोगों का स्वागत है प्लीज सिट डाउन में। और प्लीज सिट डाउन के इस संस्करण में हम बात करने वाले हैं उस खबर पर, जिस खबर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है अगले आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। इस खबर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है किसी भी इंटरव्यू में, और इसलिए आज हम चंद्रयान-3 पर केपिन यानी कि खबर पर इंटरव्यूअर की नजर से विचार करेंगे। चंद्रयान-3 को लेकर आपके पास बहुत सारे तथ्य पहले से मौजूद हैं। आपके पास बहुत सारे तथ्य उपलब्ध हैं जिन्हें आप तैयार कर रहे होंगे, जिसका मतलब है कि चंद्रयान-3 को लेकर जो स्टैटिस्टिक्स है वह, चंद्रयान-3 पर लगे गए बजट को लेकर बातचीत, चंद्रयान-3 से जुड़ी हुई अन्य चीजों पर बातचीत। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यह एक ऐतिहासिक घटना है, ये एक साधारण घटना नहीं है। इसीलिए इस घटना का शैक्षिक पक्ष, इस घटना का वह पक्ष जिसके तहत आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे और चंद्रयान-3 बार बार लिखा हुआ देखेंगे, वो कहीं गहरी डुबकी की मांग करता है। आई एम श्योर कि आप लोगों के पास अब तक इससे जुड़े हुए तथ्य अलग अलग वीडियोस के माध्यम से लोगों ने पहुंचाए होंगे। आपके पास पहले से अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की जो पत्रिकाएं होती हैं उनमें इसे लेकर लेख भी मिलेंगे। इसलिए मैं उन सारी चीजों को नहीं दोहराने वाला हूं। मैं केवल इंटरव्यूअर की नजर से इस खबर की समीक्षा करने की मांग आपसे कर रहा हूं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि चंद्रयान-3 से संबंधित कोई सवाल किसी साक्षात्कार में पूछे जाएंगे तो वे क्या होंगे। जाहिर है कि तथ्यात्मक सवाल नहीं पूछे जाने वाले। जाहिर है कि ऐसा नहीं होगा कि किसी साक्षात्कार में आपसे लोगों के नाम पूछे जाएंगे, बताइए कौन सा वैज्ञानिक है, किस वैज्ञानिक ने किया। यद्यपि आपको ये सब पता होना ही चाहिए, लेकिन फिलहाल हमारा बलाघात इन सूचनाओं पर नहीं है। हम इसके विश्लेषण की मांग कर रहे हैं। एक सचेत नागरिक, एक सचेत विद्यार्थी चंद्रयान-3 का विश्लेषण कैसे करेगा। तो सबसे पहले तो आप चंद्रयान के वैज्ञानिक पक्ष को देखेंगे, जिसके तहत आप जानना चाहेंगे कि चंद्रयान के अलग अलग पक्ष, जैसे कि प्रोपल्शन या उसका लैंडर या उसका रोवर, ये क्या है और इनसे जुड़े हुए तथ्यात्मक पक्ष क्या हैं। क्योंकि आप समझिए कि पृथ्वी की कक्षा में जब कोई एक उपग्रह होता है तो उसकी प्रकृति पृथ्वी से भिन्न किसी अन्य खगोलिक पिंड के इर्द गिर्द चलने वाले उपग्रह से भिन्न होती है। लगभग सभी गणित बदल जाता है। आपने जाना ही कि हम दक्षिणी ध्रुव पर हमारे लैंडर ने लैंड किया है और रोवर उस समय वहां है, और वहां पर 14 दिन का प्रकाश की स्थिति है, और वही विंडो है जिस विंडो में इस रोवर को मुख्यतः काम करना है, क्योंकि उसके बाद रात हो जाएगी और वो रात लंबी चलेगी और उस रात में तापमान इतना कम हो जाएगा कि इस बात की संभावनाएं बहुत क्षीण है कि वह रोवर उसे सह पाएगा। तो यह जो वैज्ञानिक पक्ष है, अभी हम किसी अन्य चीज की बात नहीं करें, इस वैज्ञानिक पक्ष को लेकर आपके पास ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए और आप में विश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए। तो यह तथ्यात्मक सी चीज है। लेकिन अगर मैं इंटरव्यूअर के तौर पर देखूं तो मैं वैज्ञानिक पक्षों से पहले कुछ आधारभूत सवालों की जानकारी आपसे चाहूंगा। मसलन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चंद्रयान मिशन आखिर क्यों। यह सवाल बार बार पूछा जाता है कि भारत एक विकासशील देश है और क्या भारत को इतने महंगे मिशन करने चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने इस सफलता के द्वारा लगभग इस आलोचना को निरस्त कर दिया है।
लेकिन इसके तथ्यात्मक पक्ष क्या है? आखिर कितना पैसा इसमें लगता है, और क्या यह पैसा आपको लगता है कि इतनी बड़ी रकम है कि भारत जैसे देश को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? स्वाभाविक है कि इसके लिए आपके पास काफी संतुलित उत्तर होंगे। और भारत की जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है बहुत एक किफायती कार्यक्रम है। और यहां वह शानदार सवाल आता है जिसे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आखिर भारत का चंद्रयान मिशन अमेरिका के मिशन से, चीन के मिशन से या रूस के मिशन से इतना ज्यादा उनकी तुलना में किफायती कैसे है? आखिर कहां वी आर कटिंग कॉर्नर्स? अगर हम आर्थिक तौर पर यह जानना चाहें कि उसी काम के लिए चीन जैसे देश को भारत की तुलना में कई गुना पैसा खर्च करना पड़ता है, जबकि हम जानते हैं कि चीन एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है, यानी कि सारी चीजों को जुटाना और उनको बनाना चीन के लिए अपेक्षाकृत आसान रहा होगा। उसके बावजूद भारतीय मिशन की कीमत इतनी कम कैसे रही? हमने इतने किफायती ये जो वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है वो कैसे की है, किस आधार पर की है? आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। स्वाभाविक है कि जब आप चंद्रयान पर बात करेंगे तो आपके पास भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पूरा इतिहास होगा ही, क्योंकि बिना इस इतिहास को समझे, बिना इस इतिहास के तमाम पक्षों की जानकारी के, बिल्कुल आर्यभट्ट से शुरू कीजिए और रोहिणी से होते हुए तमाम इनसेट उपग्रहों और SLV, PSLV और GSLV, पूरा का पूरा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का इतिहास अब आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया है। और अगर इतिहास महत्वपूर्ण है तो जाहिर है कि ऐतिहासिक जो उपलब्धियां लाने वाले वैज्ञानिक थे उनका योगदान भी महत्वपूर्ण रहेगा, उन पर आप तैयारी करेंगे। लेकिन अब हम पहुंचते हैं उस पक्ष की तरफ जो कि इंटरव्यूअर के लिए विशेष तौर पर जानने वाला होगा, और वह है इसका सामाजिक पक्ष। कोई भी इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जैसे कि चंद्रयान 3, वह स्वाभाविक है कि एक टीम वर्क होता है, और अगर वह टीम वर्क है तो उसके तमाम सामाजिक पक्षों पर आपकी जानकारी बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए और आपको ये समझाने की स्थिति आपके पास होनी चाहिए कि चंद्रयान 3 की जो टीम है उसकी सामाजिक स्थिति क्या है। अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया देखा है तो आपने एक बड़ी बहस इस अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो वैज्ञानिकों की टीम है उसमें महिलाओं की उपस्थिति को लेकर देखी। यह सही है कि शीर्ष पर महिलाएं कम हैं, लेकिन पूरी टीम में हमें काफी महिलाएं दिखाई देती हैं। बल्कि बाकायदा सोशल मीडिया में एक बहस चली इन महिलाओं के पहनावे को लेकर, इन महिलाओं की साड़ी पहनकर जो वैज्ञानिक महिलाएं दिखाई दे रही थी उनको लेकर, जिसे कि एक तरह का हमारा सामाजिक ताना बाना और हमारा वैज्ञानिक जो चिंतन है उसके बीच में कई तरह की कॉमन चीजें दिखाई देती हैं। इस सामाजिक पक्ष को आप ध्यान से देखेंगे कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम की तरह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी विभिन्न सामाजिक पक्ष शामिल होते हैं। अलग अलग सामाजिक समूहों के लोग इसमें शामिल होते हैं। इसमें अलग अलग समुदायों के लोग होते हैं, इसमें अलग अलग क्षेत्र के लोग होते हैं, और एक तरह की एक साझा काम करने की संस्कृति होती है जिसके चलते ऐसी उपलब्धियां, ऐसी सफलताएं हासिल होती हैं। और यहीं पर वह महत्वपूर्ण बात भी शुरू होती है जिसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होता है। आपको यह समझना होता है कि कोई भी अंतरिक्ष कार्यक्रम, दुनिया का कोई भी अंतरिक्ष कार्यक्रम, आप इसे कहीं किसी देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के तौर पर, वह कभी भी पूरी तरीके से इंडिजिनियस नहीं होता। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है क्योंकि भारत की सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इसे संचालित कर रही है। लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि इसमें बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग शामिल नहीं है। इसलिए एक कैंडिडेट के तौर पर आपके पास यह जानकारी बिल्कुल स्पष्टतः होनी चाहिए कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के दुनिया भर के दूसरे अंतरिक्ष कार्यक्रमों और एजेंसियों के साथ किस किस्म की साझेदारी के संबंध है, क्योंकि कोई भी अंतरिक्ष कार्यक्रम एकाकी नहीं होता। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम चंद्रयान भी बहुत सारे देशों के साथ
सूचनाओं का, टेक्नोलॉजी का, समझ का, डाटा का जो तालमेल है, जो साझापन है, वो इसमें शामिल है। तो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की दृष्टि से और खास तौर से यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसके संदर्भ में भी इसे देखना पड़ेगा। फिर सवाल उठता है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम से क्या लाभ सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भारत को होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ डायरेक्ट लाभ होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट होते हैं, आपको उनको भी देखना, जिसे हम स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी कि कोई टेक्नोलॉजी विकसित तो इसलिए हुई कि उसे अंतरिक्ष में उसकी जरूरत थी। मसलन मान लीजिए कि किसी अंतरिक्ष यात्री वाले कार्यक्रम में खाना भारत मतलब जमीन से स्पेस में जाएगा तो उसे सुरक्षित रखना और उसे वह महीनों तक इस्तेमाल हो सके ऐसा बनाना, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका विकास संभव है अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए हुआ। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उद्योग कर सकता है। जब ऐसा कभी होता है, जब हम स्पेस या इस किस्म की अंतरिक्ष टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल अन्य जगहों पर करते हैं या कर पाते हैं, तो हम इसे स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी टेक्नोलॉजी विकसित कहीं और हुई लेकिन उसका प्रभाव कहीं और भी दिखाई देने लगा। अंतरिक्ष विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जहां से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इमर्ज हुई हैं और उसके बाद फिर बाकी जगह पर इस्तेमाल हुई है। तो स्वाभाविक है कि चंद्रयान में भी ये संभावनाएं बड़े पैमाने पर हैं। और जब हम इस वैज्ञानिक उपलब्धि की चर्चा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उसके सामाजिक पक्ष में कुछ ऐसे सवाल भी आपके सामने रखे जा सकते हैं। मसलन पब्लिक की, आम जनता की कैसी प्रतिक्रिया इस वैज्ञानिक उपलब्धि पर थी, या फिर आपका क्या कहना है जब आप देखते हैं कि इस मिशन की सफलता के लिए देश के कुछ कुछ हिस्सों में विशेष तौर पर प्रार्थनाएं की गई या उनके लिए पूजा उपासनाएं की गई, यज्ञ किए गए या नमाज की गई, इस तरह की जो चीजें की गई, यानी कि क्या धार्मिक अनुष्ठान और इस तरह की वैज्ञानिक उपलब्धियों के बीच शांति सद्भाव संभव है? आपकी क्या राय है? तो इस पर आप अपनी राय उसी के हिसाब से बनाएं। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि पाखंड, अंधविश्वास, धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक उपलब्धियां, क्या इनके बीच में कोई निश्चित तौर पर विरोध है या ये चीजें साथ साथ भी चल सकती हैं? तो इन पक्षों को भी भूलिएगा नहीं जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो चंद्रयान 3 को लेकर, परीक्षा के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए। अब कुछ छोटी मोटी बातें। सवाल यह है कि आपके पास ये सारी जानकारियां हैं, लेकिन अगर आप इंटरव्यूअर आपसे ये जानकारी हासिल करना चाह रहा है तो आप इसे किस टोन और टेनर में देंगे? ये वाली जानकारियां कैसे व्यक्त की जानी चाहिए? बल्कि मैं तो ये सवाल भी उठाता हूं कि चंद्रयान या इस तरह के किसी भी वैज्ञानिक जो कार्यक्रम है उसकी सफलताओं पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? क्या यह प्रतिक्रिया ठीक वैसी हो सकती है या होनी चाहिए जैसी हम किसी युद्ध में जीतते हैं तब होती है, या यहां तक कि हम किसी खेल प्रतियोगिता में, क्रिकेट मैच में जीतते हैं वैसी होती है? क्या ये ऐसा हो सकता है? क्या कोई भारतीय लेखक अगर कोई ऐसी पुस्तक लिखे जिसपे कोई अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो, या कोई भारतीय वैज्ञानिक कोई ऐसी खोज करे, या कोई भारतीय कंप्यूटर प्रोग्रामर कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए जिससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि मिले, तब हमारी इस चीज पर प्रतिक्रिया ठीक वैसी हो सकती है जैसे किसी युद्ध में जीतने पर होती है या जैसे किसी खेल प्रतियोगिता में जीतने पर होती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि उसका बहुत साधारण सी वजह है, वैज्ञानिक उपलब्धियां राष्ट्रवाद का औजार नहीं है। हम खेलों में राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कभी कभी कर बैठते हैं, करना वहां भी नहीं चाहिए, लेकिन वहां समझ में आता है। यहां तो सब आपस में अंतर्कुंफित है। उपलब्धि का बहाना, उपलब्धि का जो तरीका रहा, जो रास्ता रहा, वो भारत से हुआ, फाइन, लेकिन अंततः इस किस्म की उपलब्धियां पूरी की पूरी दुनिया, पूरे के पूरे मानव समाज की साझा होती है। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है कि हम इन उपलब्धियों पर
जिंगोइस्टिक टोन में अभिव्यक्तियां न करें, अल्ट्रा नेशनलिस्ट भाषा में अभिव्यक्तियां न करें। खास तौर से यदि आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, यदि आप एक शिक्षित संवाद में हैं, अगर आप एक इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आप कैंडिडेट के तौर पर हैं और सामने से आपसे पूछा जाए कि चंद्रयान पर आपकी टिप्पणी क्या है और आप अचानक उछलने लगे, कूदने लगे, यह एक संयत और सहज अभिव्यक्ति नहीं होगी। शिक्षित व्यक्ति द्वारा तो निश्चित तौर पर नहीं होगी। आपको तथ्यात्मक तौर पर इसके लाभ हानि के विषय में बताना चाहिए, जाहिर है कि लाभ अधिक है, और उसी संदर्भ में इस पर बात करनी चाहिए। ये कुछ छोटी मोटी बातें थी जिनके आलोक में, जिनकी दृष्टि से आपको चंद्रयान 3 पर विचार करना है। चंद्रयान 3 केवल एक तथ्यात्मक सूची भर नहीं है कि हमने कब क्या किया, वह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इतिहास संवेदनशील नजरिए से देखा और समझा जाना चाहिए। तो यह थी हमारी आज की केपिन खबर पर इंटरव्यूअर की नजर। खबर थी चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक चंद्रमा की धरती पर उतरना और हमारे रोवर द्वारा उसका विश्लेषण करना। और हमने देखा कि इंटरव्यूअर की नजर से इस खबर पर कैसे विचार किया जाना चाहिए। शुक्रिया।